हेलो क्लास। के मैप पार्ट 1 हमने देखा। उसमें हमने देखा कि किसी भी बूलियन फंक्शन को के मैप की हेल्प से हम कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। उसमें हमने 2 वेरिएबल के मैप देखा, 3 वेरिएबल के मैप देखा, 4 वेरिएबल के मैप देखा और उसके काफ़ी सारे एग्जांपल्स देखे। उसमें हमने जितने भी एग्जांपल्स देखे थे वो हमने सम ऑफ प्रोडक्ट इक्वेशन के थ्रू देखे थे और उन एग्जांपल्स के लिए एक कंडीशन हमारी बाकी रह गई थी जिसे कि हमें डोंट केयर कंडीशन बोलते हैं। डोंट केयर कंडीशन क्या होती है? डोंट केयर कंडीशन वह कंडीशन होती है जब किसी भी बूलियन कॉम्बिनेशन के लिए या सिस्टम के लिए अलग अलग इनपुट पे हमें यह नहीं पता हो कि आउटपुट क्या होगा, आउटपुट 0 होगा या फिर 1 होगा। जब हमें ये नहीं पता कि हमारा किसी इनपुट कॉम्बिनेशन के लिए आउटपुट क्या होगा तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं डोंट केयर कंडीशन। ठीक है। अब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहाँ पे हमारे पास डोंट केयर कंडीशन होती है, लेकिन वहाँ पर भी हमें आउटपुट के लिए एक बूलियन एक्सप्रेशन निकालना होता है। तो उस केस में हम अपने बूलियन फंक्शन को कैसे सॉल्व करेंगे वो हम देखेंगे। डोंट केयर कंडीशन को हम x से शो करते हैं, दिस x। के मैप में उन्हीं डोंट केयर सेल्स की पेयरिंग हम कर सकते हैं जो दूसरे सेल्स के साथ पेयर बना रहे हैं। मतलब यदि हम पेयरिंग कर रहे हैं के मैप के अंदर तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमें सभी के सभी के मैप के लिए सभी के सभी डोंट केयर कंडीशन के लिए पेयरिंग करना होगी। हमें सिर्फ उन्हीं डोंट केयर कंडीशंस को यूज़ करना है जो हमारे पेयरिंग सेल्स के साथ पेयर हो रहे हों। अभी तक हमने के मैप में जब बूलियन फंक्शन की एंट्री करते हैं तो हम वन लिखते हैं, तो हमें उन्हीं डोंट केयर कंडीशंस का यूज़ करना है जो 1 के साथ पेयर हो रहे हो। अभी हम देखेंगे एग्जांपल में। आइए देखते हैं। जैसे ये एक बूलियन फंक्शन है हमारा। क्वेश्चन दिया है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बूलियन एक्सप्रेशन। ये हमारा बूलियन एक्सप्रेशन है। अब याद रखिए आपका बूलियन एक्सप्रेशन अभी तक आपने देखा होगा कि आपको इस फॉर्म में दिया है। मान लीजिए a बार डॉट b प्लस a b c ऐसा कुछ दिया हुआ है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको ऐसे दिया जाएगा बूलियन फंक्शन। आपको अभी देखिए सीधे बूलियन फंक्शन किस फॉर्म में दिया हुआ है, मीन टर्म्स के फॉर्म में। अभी हम मीन टर्म और मैक्स टर्म भी समझेंगे। तो कौन कौन से मीन टर्म दी है, 1, 3 और 7। ठीक है। हमेशा जब हम मीन टर्म के फॉर्म में फंक्शन लिखते हैं तो समेशन स्मॉल m का यूज़ करते हैं। समेशन मतलब m1 प्लस m3 प्लस m7, m1 m3 और m7। अब ये तो हमारा नॉर्मल फंक्शन रहता है हमेशा, लेकिन यहाँ पर क्या चेंज है? यहाँ पर चेंज ये है कि हमको फंक्शन में डोंट केयर कंडीशन भी दी हुई है। डोंट केयर कंडीशन को कैसे शो किया हुआ है, डी से, समेशन डी 0,5। तो हमारे पास 2 डोंट केयर कंडीशन है। कौन कौन सी? 0 और 5। ठीक। अब किसी भी फंक्शन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि उसके लिए हमें कितने वेरिएबल चाहिए। हमेशा तो हमें क्वेश्चन में दिख जाता है कि वेरिएबल कितने हैं, a b c कितने हैं, लेकिन यहाँ पर हमें नहीं दिख रहा है। तो हम क्या देखेंगे कि हमारा मीन टर्म कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 0 से लेके 7 तक। देखिए 0 है और हाईएस्ट कितना है, 7, मतलब 0 से 7 तक। तो 0 से 7 तक कवर करने के लिए हमको कितने वेरिएबल चाहिए? कम से कम 3 वेरिएबल चाहिए। हमें पता है 3 वेरिएबल होते हैं, तो हमारा कॉम्बिनेशन 0 0 से जाता है 1 1 1 तक, इसलिए 0 से 7 कवर हो जाएगा। तो 3 वेरिएबल चाहिए। अब 3 वेरिएबल के लिए हम सबसे पहले के मैप बना लेंगे। हमने 3 वेरिएबल के लिए के मैप बना लिया, ये जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा था। इसकी लेवलिंग कर दी, एक तरफ 1 वेरिएबल, एक तरफ 2 वेरिएबल, a बार a, और पूरी लेवलिंग कर दी 0 0
0 1, इसका ध्यान रखते हैं हम, यहाँ 1 1 आता है और 1 0। अब हमें क्या करना है, एंट्री करना है हमारा जो फंक्शन है उसकी इसमें। तो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास कौन कौन सी मीन टर्म है, 1 1 3 और 7। तो इसकी एंट्री करेंगे हम। हमें पता है कि हमारा 1 कहाँ आता है, यहाँ पे, तो हमने यहाँ लिख दिया 1। फिर 3 कहाँ आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। फिर 7 कहाँ आता है, यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 1 लिख दिया। अब इसके साथ हम देखिए, ये मैंने साइड में बना भी रखा है, 1 3 0 1 3 2 4 5 6 7। अब हमारे पास दो डोंट केयर कंडीशन है, कौन कौन सी, 0 और 5। तो हमें वहाँ पे क्या मार्क करना है, क्रॉस। नॉर्मली हम 1 मार्क करते हैं, लेकिन डोंट केयर पे क्या मार्क करेंगे, क्रॉस। तो 0 हमारा कहाँ है, यहाँ, तो हमने यहाँ क्या लिख दिया, क्रॉस। और एक 5, तो 5 पे भी हमने क्या लिख दिया, क्रॉस। ठीक। अब इसके बाद हमको पेयरिंग करना है। पेयरिंग हम कैसे करते हैं, हम सबसे पहले ये ध्यान रखते हैं कि मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 को पेयर करें, और पेयर की साइज़ कैसी होनी चाहिए, 2 की पावर में। तो अब देखिए 3 1 दिख रहे हैं, 3 1 का 8 का सेल तो बन नहीं सकता है ना, क्योंकि डोंट केयर भी इतने नहीं है। तो अब हम कोशिश करेंगे 4 का सेल बनाए। ठीक है, अगर हमें 4 का सेल बनाना है तो 4 का सेल बनाने के लिए हमें, हमारे पास सिर्फ 3 1 है, तो अब एक 1 हम कहाँ से लाएंगे। तो इस कंडीशन में हम डोंट केयर को 1 कंसीडर कर सकते हैं। हमारे पास देखिए 2 डोंट केयर है, 1 और 2, तो 4 का पेयर हमारा ऐसा बन सकता है। तो इस पेयर को बनाने के लिए हम इस वाले डोंट केयर को 1 मान लेंगे, इसलिए हम यहाँ पे एक 4 का पेयर बना सकते हैं। अब ये एक पेयर बन गया, तो इस पेयर के लिए अब हम क्या लिखेंगे, हमारी प्रोडक्ट टर्म कैसे लिखते हैं, क्या क्या कॉमन आता है ABC में, चारों सेल के लिए हम वो लिखते हैं। तो अब इन चारों सेल के लिए देखिए, पहले ऊपर वाले 2 सेल के लिए A की वैल्यू A बार है, और नीचे वाले 2 सेल के लिए A की वैल्यू A है, इसलिए A कॉमन नहीं है। इन दोनों सेल के लिए और इन यहाँ पे B की वैल्यू B बार है, और यहाँ पे B है, इसलिए B भी कॉमन नहीं है। लेकिन दोनों कॉलम के लिए C की वैल्यू कॉमन है, क्या है, C। तो हमने हमारी इस पेयर के लिए हमारी टर्म क्या आ गई, C। अब हमारे पास कोई और पेयर नहीं है, अगर दूसरा पेयर होता तो हम प्लस में करके उसके लिए भी एक टर्म लिखते, पर यहाँ पे सिर्फ एक ही पेयर है, इसलिए हमारी सिर्फ सिंगल टर्म आएगी। तो इस तरीके से हम डोंट केयर कंडीशन का यूज़ करते हैं। अगर हमें किसी भी क्वेश्चन में डोंट केयर कंडीशन दी जाती है तो हम इस टाइप से यूज़ करेंगे। अब देखिए एक एग्जांपल हम देखते हैं 4 वेरिएबल के लिए। कैसे पता 4 वेरिएबल, क्योंकि हमको दिख रहा है कि हमारा मीन टर्म कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, 1 से लेके 15 तक, मतलब कम से कम 4 वेरिएबल चाहिए के मैप को सॉल्व करने के लिए। तो हमने क्या किया, 4 वेरिएबल एक के मैप बना लिया। 4 वेरिएबल के मैप बनाने के बाद हमने उसमें एंट्री करना है हमारे जो मेन टर्म्स है। मेन टर्म कौन कौन सी है, देखिए मैंने साइड में ये सब लिख दिया है, आपको याद होना चाहिए कि इस सेल की वैल्यू क्या है, इसकी क्या है, इसकी क्या, हर एक सेल की वैल्यू याद होना चाहिए। तो मैंने लिख दी है। ये इसमें एक रिदम भी रहता है, आप देख सकते हैं 0 1, फिर 2 इधर और 3 यहाँ, फिर 4 5 6 इधर, 7 यहाँ, फिर 8 नीचे जाता है, 8 9, फिर 10 यहाँ और 11 यहाँ, 12 13 14 15। तो ये याद होना चाहिए आपको। तो मैंने साइड में अभी लिख दिया है, पर एग्ज़ाम में आपके पास नहीं रहेगा। तो हमने देखा कि हमारे कौन कौन से मेन टर्म है, वहाँ पे हमने 1 लिख दिया सभी दूर। ठीक, 1 लिखने के बाद हमें डोंट केयर की एंट्री करना है। डोंट केयर कितनी हमारी, 3 5 और 12। अच्छा, पिछले एग्जाम्पल में आप देखिए कि एक डोंट केयर हमारा काम नहीं आया, क्योंकि हमको एक ही पेयर बनाना था, ये काम आ रहा था तो हमने ले लिया, फिर ये काम का नहीं था तो इसको छोड़ दिया, इसका कुछ भी नहीं किया हमने। वैसे ही यहाँ पे हमारे कितने डोंट केयर है, 3 डोंट केयर है। कौन कौन से हैं, 3 5 और 12। तो हमने तीनों जगह क्रॉस लगा दिया, 3 5 और 12।
अब इसके बाद हमको पेयरिंग करना है। तो पेयरिंग हम कैसे करेंगे, हमारे पास 8 1 है क्या इसमें, 8 1 तो है, लेकिन 8 1 इस तरह से नहीं है कि उनका एक ही पेयर बन जाए। तो 8 के बाद हम क्या करेंगे, 4 के लिए कोशिश करेंगे। तो हमें दिख रहा है 1 4 का पेयर हमारा ऐसे बनेगा, ठीक है। फिर 1 4 का पेयर हमारा ऐसा बनेगा, ठीक है। फिर उसके बाद 1 4 का पेयर हमारा ऐसा बनेगा। ऐसा क्यों बन रहा है, क्योंकि हमने इस डोंट केयर को भी 1 ले लिया है, और यहाँ पे भी इन डोंट केयर को भी हमने 1 मान लिया है, क्योंकि हमारे काम आ रहे हैं। उसके बाद एक और 1 बच गया हमारा, कौन सा 1 बच गया, ये वाला। अब देखो इसके साथ 4 का पेयर बन सकता है क्या, अगर यहाँ एक 1 होता तो ऐसा 4 का पेयर बन जाता, लेकिन यहाँ 1 नहीं है और ना ही डोंट केयर है, और ऊपर भी नहीं है यहाँ पे कुछ, यहाँ पे। तो इसलिए हमें क्या करना होगा, इसका 2 का पेयर बनाना होगा। 2 का पेयर कैसे बनाएंगे, ऐसा। तो ये वाला एक 2 का पेयर बन जाएगा। अब हमारे पास टोटल कितने पेयर हो गए, 1 2 और 3। तो 3 ही हमारी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट टर्म। देखिए 3 कैसी, जब हम फाइनल इक्वेशन लिखेंगे तो 3 हमारी क्या आ जाएगी, प्रोडक्ट टर्म। सॉरी, हमारे पास कितने पेयर आ गए हैं, 4 पेयर आ गए हैं, ये 4th वाला पेयर भी है। तो टोटल प्रोडक्ट टर्म कितनी हो जाएगी, 4। तो हमारी जो फाइनल इक्वेशन में 4 प्रोडक्ट टर्म लिखी हुई है। अब ये कैसे निकली, देखिए कॉमन लेना है हमें ABC की वैल्यू हर पेयर के लिए। पहला पेयर ये है, तो इसके लिए यहाँ से हम देखेंगे A और B में से क्या कॉमन है। देखिए 0 0 कॉमन है, A और 0 मतलब A बार, तो हमारा हो गया A बार डॉट। B कॉमन है क्या, नहीं, ऊपर 0 नीचे 1। फिर इन दोनों में से C कॉमन है, 1 1 1 के लिए मतलब C ही लिखेंगे हम, ठीक। तो पहले पेयर के लिए टर्म आ गई A बार डॉट C। अब दूसरा पेयर हमारा कौन सा है, दूसरा पेयर देखते हैं, ये वाला दूसरा पेयर, ये वाला। तो इसके लिए इधर से AB में से क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो आ गया A बार डॉट। फिर इधर से देखेंगे CD में से क्या कॉमन है, D, तो आ गया D। अब तीसरा पेयर देखेंगे, तीसरा कौन सा, ये वाला। तो इधर से देखेंगे तो इस पूरी रो के लिए A और B दोनों की वैल्यू 1 1 है। 1 मतलब A के लिए भी बाहर नहीं आएगा और B के लिए भी नहीं आएगा। तो थर्ड पेयर के लिए हमारी टर्म प्रोडक्ट टर्म आ गई AB। अब बचा हमारा चौथा पेयर। चौथा पेयर ये है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए इधर से देखेंगे इन दोनों में क्या कॉमन है, A कॉमन है, तो हमने लिख दिया A, क्योंकि 1 है इसलिए हमने A लिखा है। और CD की तो वैल्यू 0 0 है दोनों के लिए, मतलब C बार डॉट D बार। तो 4 पेयर के लिए हमने 4 टर्म निकाल ली। अब चारों टर्म को हम क्या करेंगे, सम करके लिख देंगे, तो हमारा फाइनल बूलियन एक्सप्रेशन इस क्वेश्चन के लिए आ जाएगा, ठीक है। तो ये था कि हम किसी भी क्वेश्चन में डोंट केयर का यूज़ कैसे करेंगे, ठीक। अब मैंने आपको शुरू में लास्ट लेक्चर में बोला था कि अभी हम सारी इक्वेशंस SOP फॉर्म में देख रहे हैं और बाद में POS फॉर्म में भी देखेंगे। तो अब हम देखते हैं SOP और POS फॉर्म क्या होता है एक्चुअली। देखिए SOP मतलब सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट आपको दिख रहा है कि कोई भी इक्वेशन है, ये उसमें प्रोडक्ट टर्म होती है और बीच में सम लगा रहता है, इसलिए हम इसे बोलते हैं सम ऑफ प्रोडक्ट। सम ऑफ प्रोडक्ट के लिए एक्चुअली
ये जो इक्वेशन रहती है, इसी इक्वेशन से हम के मैप में वैल्यू रखते हैं, तो हमें इनकी हर प्रोडक्ट टर्म की वैल्यू पता होना चाहिए कि इनकी वैल्यू क्या होती है। तो यहाँ पे देखेंगे हम, पहली है ए बी बार सी, तो ए के लिए हम क्या लिखते हैं, हम 1, बी के लिए बी में बार लगा इसलिए क्या लिखा 0, और सी में नहीं लगा इसलिए 1। वैसे ही यहाँ पे तीनों में बार नहीं लिखा है तो 1 1 1। यहाँ पे सिर्फ एक में बार है तो उसके लिए 0 और बाकी दोनों के लिए 1। तो हमें पता है कि 101 को हम क्या बोलते हैं 5, इसलिए हम इसकी वैल्यू कितनी है 5। 1117 और 011 मतलब 3। तो इसलिए इस टर्म को, कौन सी टर्म को, ये जो टर्म दी हुई है इसको हम क्या बोल रहे हैं M5। M5 हमारी क्या है मीन टर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू कितनी है 5। और इस टर्म को हम क्या बोल रहे हैं M7, तो ये भी हमारी मीन टर्म है। और ये क्या है M3, क्योंकि इसकी वैल्यू 3 है। तो इसी टाइप से सम ऑफ प्रोडक्ट में आने वाली हर एक टर्म, ये 3 टर्म दिख रही है, ये तीनों टर्म अपने आप में एक क्या है मीन टर्म। तो सम ऑफ प्रोडक्ट में आने वाली हर एक प्रोडक्ट टर्म को हम क्या बोलते हैं मीन टर्म। इसकी डेफिनेशन मैंने आगे लिखी हुई है। तो ये तो हो गई मीन टर्म। अब सेकंड चीज़ हमने देखी थी वहाँ पे POS। POS मतलब प्रोडक्ट ऑफ सम। वहाँ पे यहाँ बीच में क्या लगा था प्लस, लेकिन यहाँ बीच में क्या है, क्या दिख रहा है आपको डॉट, मतलब प्रोडक्ट। इसलिए हम क्या बोल रहे हैं प्रोडक्ट ऑफ किसका सम का, ये तीनों सम है तो प्रोडक्ट ऑफ सम। अब प्रोडक्ट ऑफ सम ऑफ प्रोडक्ट की हर एक टर्म को तो हमने मीन टर्म बोल दिया, लेकिन प्रोडक्ट ऑफ सम की हर एक टर्म को हम बोलेंगे मैक्स टर्म, मैक्स टर्म। और इसको हम कैपिटल M से लिखते हैं, वहाँ हम मीन टर्म को स्मॉल m से लिखते थे। ठीक है, अब इन दोनों में अंतर क्या होता है देखिए, जब हमने मीन टर्म की बात करी तो मीन टर्म में अगर हमारी वैल्यू 0 है तो उसके लिए हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं, जैसे a बार या फिर b बार। लेकिन यहाँ पे अगर हमारे पास 1 है तो उसके लिए हम वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते हैं, हम इसके लिए a लेंगे या फिर b लेंगे या फिर c लेंगे। और अगर 0 है मैक्स टर्म में तो उसके लिए हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे, उसके लिए सॉरी उल्टा हो गया। मेरा कहने का मतलब ये है कि मीन टर्म में हम क्या करते हैं 0 के लिए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट लेते हैं और 1 के लिए वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट नहीं लेते। लेकिन यहाँ क्या करेंगे 0 के लिए नहीं लेंगे कॉम्प्लीमेंट, सीधे a लिखेंगे और 1 के लिए कॉम्प्लीमेंट लेंगे। ठीक, कैसे देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है a के लिए हम मीन टर्म में क्या लिखते हैं 1, लेकिन यहाँ हमने क्या लिखा है 0। b बार के लिए हम मीन टर्म में क्या लिखते हैं 0, लेकिन यहाँ क्या लिखा है 1। वैसे ही c के लिए क्या हो जाएगा 0, a के लिए 0, b के लिए 0, c के लिए 0। a बार है इसलिए यहाँ उल्टा लिख दिया अपन ने 1, b के लिए 0, c के लिए 0। ठीक है, यहाँ पे जस्ट उल्टा होगा। वहाँ पे अगर हम 0 के लिए बार यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ 0 के लिए बार यूज़ नहीं करेंगे। ठीक, अब देखिए हमारे पास इन तीनों की वैल्यू आ गई। 0 1 1 को हम 0 1 0 को क्या बोलते हैं 2, 0 0 0 को 0 और 1 0 0 को 4। इसलिए इसकी वैल्यू हो गई M2, M0 और M4। बस अंतर ये हो गया कि यहाँ पे M कैपिटल है। तो आपको समझ में आया मीन टर्म और मैक्स टर्म में क्या अंतर होता है। इन दोनों में ये अंतर होता है कि यदि हम मीन टर्म में 1 को विदाउट कॉम्प्लीमेंट शो कर रहे हैं तो यहाँ पे मैक्स टर्म में 1 को विद कॉम्प्लीमेंट शो करेंगे, और वैसे ही 0 के लिए उल्टा। अब मीन टर्म और मैक्स टर्म की डेफिनेशन जो मैंने आपको बताई कि किसी भी SOB फंक्शन में आने वाली हर एक प्रोडक्ट टर्म
मेन टर्म कहलाती है। एसओपी फंक्शन हमने देखा था अभी ऊपर, है ना, उसमें आने वाली हर एक प्रोडक्ट टर्म मेन टर्म होती है। और वैसे ही मैक्स टर्म क्या होगी, ये एक पीओएस फंक्शन है, तो इसकी हर एक टर्म ये क्या होगी, मैक्स टर्म। ठीक, अब हम पीओएस का एग्जांपल देखते हैं। हमने अभी तक एसओपी के एग्जांपल देखे थे, अब हम काय का एग्जांपल देखेंगे, पीओएस का। अभी तक जो हमारी बूलियन एक्सप्रेशन हम देख रहे थे उसमें हमको मीन टर्म दी जाती थी, ठीक है, समेशन एम से। लेकिन यहाँ क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट कैपिटल एम। तो यदि अगर क्वेश्चन में आपको इस टाइप से प्रोडक्ट कैपिटल एम दिखता है तो मतलब समझिएगा कि इक्वेशन काय में दी है, पी ओ एस फॉर्म में। ठीक है, वैसे आपके एग्ज़ाम में पी ओ एस फॉर्म नहीं आता है, पर फिर भी हमें पता होना चाहिए। तो इक्वेशन काय में दी है, पी ओ एस फॉर्म में। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। हमने देखा कि इक्वेशन हमारी ये है, प्रोडक्ट कैपिटल एम 0 1 2 4। तो 0 से लेके 4 तक है, मतलब 3 वेरिएबल चाहिए। तो 3 वेरिएबल का एक के मैप हमने बना लिया, ये पूरा। अब इस के मैप की लेवलिंग हमने कर ली। अब आप देखिए, वहाँ पे जब हम एसओपी के लिए के मैप बनाते थे तो ऊपर क्या लिखते थे, एक्स बार, और नीचे लिखते थे एक्स। और यहाँ पे इसकी जगह हम क्या लिखते थे, वाई डॉट जेड बार। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, वाई बार प्लस जेड, क्योंकि यहाँ पे उल्टा हो गया है। जो हम वहाँ 1 के लिए लिखते थे वो यहाँ 0 के लिए लिख रहे हैं, और जो 0 के लिए वो 1 के लिए। और बीच में डॉट की जगह हमने क्या लगा दिया है, प्लस। ठीक, अब एक डिफरेंस और आएगा, क्या आएगा, अभी तक हम जब के मैप में एंट्री करते थे तो मीन टर्म के लिए हमेशा 1 की एंट्री करते थे, लेकिन मैक्स टर्म के लिए हम काय की एंट्री करेंगे, 0 की। इसलिए यहाँ पे 0 लिखा है, 0 लिखा है, 0 लिखा है और 0 लिखा है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें 0 की पेयरिंग करना है। अभी तक हम 1 की पेयरिंग करते थे, अब काय की पेयरिंग करेंगे, 0 की। ठीक, तो 3 पेयर बनेंगे, 1 2 तीसरा ऐसे। ठीक है, 3 पेयर बन गए। ये 3 पेयर मैंने साइड में भी शो करे हुए हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। अब इस पहले के लिए अगर हम हमारी सम टर्म निकालें, अभी तक हम प्रोडक्ट टर्म निकालते थे, अब हम क्या निकाल रहे हैं, सम टर्म। तो हम देखते हैं क्या कॉमन आ रहा है। तो इधर से देखेंगे, इन दोनों सेल के लिए x की वैल्यू 0 है ना। मतलब पहले तो हम 0 होता था तो x बार लिखते थे, लेकिन अब यहाँ पे 0 है तो हमने क्या लिखा है, x। ठीक, और इधर से क्या कॉमन है, इधर से हमारा दोनों टर्म के लिए y कॉमन है, तो हमने प्लस करके क्या लिख दिया, y। अब सेकंड टर्म देखें, सेकंड टर्म सेकंड पेयर से मिल रही है, ये वाले से। ठीक है, ये वाले से मिल रही है, तो इसमें इन दोनों, इसके लिए भी और इसके लिए भी x की वैल्यू तो x ही है। और ऊपर से क्या कॉमन है, इसमें और इसमें z कॉमन है, तो हमने क्या लिख दिया, प्लस z। यहाँ हम डॉट नहीं लगा रहे हैं, यहाँ हम क्या लगा रहे हैं, प्लस, क्योंकि हम पीओएस की बात कर रहे हैं, पीओएस एक्सप्रेशन। ठीक है, आपको जब भी क्वेश्चन में ऐसा एक्सप्रेशन दिखे तो वो क्या होगा, पीओएस। तो सेकंड टर्म हमने निकाल ली। अब थर्ड हमारा ये वाला पेयर है, तो इसके लिए x की वैल्यू तो कॉमन है नहीं, ऐसे देख रहे हैं, लेकिन ऊपर से क्या कॉमन है, y और z। तो इसकी थर्ड टर्म क्या आ गई, y प्लस z। आई बात समझ में। तो हमारी 3 पेयर से 3 टर्म मिल गई। अब देखिए, एसओपी फॉर्म में हम क्या करते थे, अगर 3 टर्म मिलती थी तो हम पहली टर्म प्लस दूसरी प्लस तीसरी लिखते थे। लेकिन यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे पहली डॉट दूसरी डॉट तीसरी ऐसे लिखेंगे।
ये क्या हो गया हमारा POS इक्वेशन के लिए सिंप्लीफाइड बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब ये चारों नोटिफिकेशन आपको ध्यान में रखना है। SOP के लिए हम क्वेश्चन में समेशन देखते हैं। समेशन अगर क्वेश्चन में दिया है मतलब SOP के लिए सॉल्व करना है। अगर प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है मतलब POS के लिए सॉल्व करना है। मीन टर्म दी हुई है मतलब SOP के फॉर्म में सॉल्व करते हैं हम, और मैक्स टर्म दी है, कैपिटल M दिया है मतलब POS के लिए सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इन टॉपिक्स के साथ आपका के में पूरा कवर होता है। अब आपको मेनली कंसंट्रेट ये करना है कि जितने भी मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन सभी को एक बार करके देखना है, और नेट पे अवेलेबल एग्जांपल्स में सिर्फ आपको इतना देखना है कि हम पेयरिंग कैसे कैसे कर सकते हैं और हर एक पेयर के लिए हम कॉमन टर्म कैसे लिख रहे हैं। हो सकता है कुछ बच्चों को उसमें कन्फ्यूज़न होगा, लेकिन आप जितने ज़्यादा एग्जांपल देखेंगे उतना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपका दूर होगा। तो ये के में पूरा पढ़ने के बाद आपको अच्छे से एग्जांपल्स देखना है। जितने भी मैंने एग्जांपल कराए हैं वो सब खुद से सॉल्व करना है। ओके, थैंक यू।